नवंबर 1952 का समय था। मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के लेटिन क्वार्टर में खेल रहा था जब मेरे एजेंट ने फोन किया। उसको टोरंटो नाइट क्लब में मेरी और मेरी नृत्य कला पार्टनर जूलिया के कार्यक्रम के लिए ऑफर मिला था। एल और हैरी स्मिथ, ये जुड़वा भाई, इसके मालिक थे। उन्होंने मेरे सामने एक विचित्र प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे मुद्रा की जगह स्टॉक में भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। सो बिजनेस में मुझे वैसे तो कई अजीब अनुभव मिलते रहे थे, लेकिन यह बिल्कुल नया था। मैंने आगे और पूछताछ की और तब मुझे पता लगा कि वे लोग मुझे किसी ब्राइलैंड कंपनी के 6000 शेयर देने को तैयार हैं। यह एक कैनेडियन माइनिंग फर्म थी जिसमें उनकी रुचि थी। उस समय उसके एक शेयर की कीमत 50 सेंट थी। केवल यही मुझे पता था कि स्टॉक गिरते चढ़ते रहते हैं, इसलिए मैंने स्मिथ भाइयों से इस बात की गारंटी देने को कहा कि यदि स्टॉक 50 सेंट से नीचे गिर गए तो उन्हें नुकसान को बराबर करना होगा। वे 6 महीने के समय में ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। हुआ ऐसा कि मैं टोरंटो वाला कार्यक्रम नहीं कर पाया। मुझे स्मिथ भाइयों को निराश करने के लिए बहुत बुरा लगा। मैंने भरपाई करने के लिए उनसे स्टॉक खरीदने की पेशकश की। मैंने उन्हें $3000 का चेक भेज दिया और ब्राइलैंड स्टॉक के 6000 शेयर ले लिए। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। 2 महीने बाद एक दिन खाली बैठे हुए मेरी नजर अखबार में स्टॉक कीमतों की ओर गई। मैं अपनी कुर्सी पर उछल पड़ा। मेरे ब्राइलैंड स्टॉक के 50 सेंट की कीमत $1.90 हो गई थी। मैंने उसे तुरंत बेच दिया और मुझे लगभग $8000 का मुनाफा हुआ। पहल तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह मेरे लिए चमत्कार जैसा था। यह मेरे लिए वैसा था जैसा कोई आदमी पहली बार रेस में जाता है और अपने भाग्य से सभी विजेताओं को पीछे कर देता है और अपनी जीत को भुनाने के बाद सामान्य रूप से पूछता है, यह सब कब से चल रहा है? मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छी चीज को गंवाता रहा हूं। मैंने स्टॉक मार्केट में प्रवेश के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह तैयार कर लिया। मैंने अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन अनजाने जंगल में आने वाली परेशानियों के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कम पता था। उदाहरण के लिए मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि यह न्यूयॉर्क में भी है। मैंने केवल कैनेडियन स्टॉक्स के बारे में सुना था, विशेष रूप से माइनिंग शेयर्स के बारे में। चूंकि ये मेरे लिए फायदेमंद रहे थे, इसलिए इनके साथ चिपके रहने में ही भलाई थी। लेकिन शुरुआत कैसे की जाए? कौन से स्टॉक्स खरीदते हैं, इसके बारे में कैसे पता लगाया जाए? आप उन्हें एक पिन से उठा नहीं सकते। आपके पास सूचना होनी चाहिए। यही मेरी मुख्य समस्या थी। उन्हें कैसे लिया जाए? अब मुझे लगने लगा कि यह आम आदमी के लिए संभव है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस महान रहस्य को समझने के लिए मुझे बस कई लोगों से बात करने की जरूरत है। मैंने सोचा कि अगर मैं अक्सर लोगों से पूछता रहूंगा तो इस विषय के जानकार लोगों से परिचित हो जाऊंगा। मैं जिनसे भी मिला सभी से यह पूछता रहा कि क्या स्टॉक मार्केट के बारे में उन्हें कोई जानकारी है। नाइट क्लब में काम करते हुए मैं धनी लोगों से मिला। मुझे लगा कि शायद उन्हें इस बारे में मालूम होगा, इसलिए उनसे भी पूछा। यह प्रश्न हमेशा मेरी जुबान पर रहता था, क्या आप किसी अच्छे स्टॉक के बारे में जानते हैं? अचंभे की बात थी कि सभी को किसी न किसी स्टॉक की जानकारी थी। अमेरिका में मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसके पास स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी। मैं उत्सुक होकर उनकी बातें सुनता था और पूरी लगन से उनकी सूचना का अनुसरण करता था। मुझे जो खरीदने को कहा गया मैंने खरीदा। स्टॉक खरीदने के इस तरीके की असफलता को समझने में मुझे बहुत समय लगा।
मैं उस आशावादी आधार विहीन छोटे निवेशक का एक अच्छा उदाहरण बन गया था, जो मार्केट में अंदर बाहर गोते लगाता रहता है। मैंने उन कंपनियों के स्टॉक खरीदे जिनके नाम भी मैं ठीक से नहीं ले पाता था। ये कंपनियां क्या करती है और कहां से आई है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे किसी ने किसी से कुछ सुना हुआ बता दिया और मैं मान गया। मेरे जैसा अनभिज्ञ खरीदार शायद ही कोई रहा होगा। मुझे बस इतना पता था कि मेरे प्रदर्शन वाले आखिरी नाइट क्लब के आखिरी हेड वेटर ने जो मुझे बताया वह अच्छा था। सन 1953 की शुरुआत में मैं टोरंटो में प्रदर्शन कर रहा था। चूंकि मुझे ब्राइलैंड कंपनी से पहली बार में ही $8,000 की असाधारण रकम मिली थी, इसलिए मेरी नजर में कनाडा आर्थिक समृद्धि की भूमि थी। इसी वजह से मुझे लगा कि किसी उम्दा जानकारी के लिए यह सही जगह होगी। मैं बहुत से लोगों से एक अच्छे तथा विश्वसनीय ब्रोकर के बारे में पूछता रहा और फिर किसी ने मुझे एक व्यक्ति के बारे में बताया। मुझे यह मानना पड़ेगा कि उसके ऑफिस को देखने के बाद मैं काफी हैरान और निराश हुआ। वह एक छोटा, गंदा सा, किताबों से भरा जेल जैसा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। बाद में मुझे समझ में आया कि इन्हें चार्ट्स कहते हैं। वहां मेज पर एक छोटा व्यस्त आदमी बैठा हुआ था, जो आंकड़ों और पुस्तकों में खोया हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसको किसी अच्छे स्टॉक के बारे में पता है, तो वह एकदम सक्रिय हो गया। वह मुस्कुराया और उसने अपनी जेब से एक डिविडेंड चेक निकाला, जिस पर एक प्रसिद्ध गोल्ड कंपनी कर एडिशन का नाम लिखा था। वह खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दोस्त, इसकी तरफ जरा ध्यान से देखो। मेरे पिता ने इसका ओरिजिनल स्टॉक जितने में खरीदा था, उसका यह 5 गुना है। इस तरह के स्टॉक को सभी ढूंढते रहते हैं। ओरिजिनल स्टॉक की कीमत से 5 गुना का डिविडेंड, यह मेरी तरह ही किसी भी व्यक्ति को उत्साहित करने के लिए काफी था। डिविडेंड की रकम 80 सेंट थी। इसका मतलब उसके पिता ने इसे 16 सेंट में खरीदा था। यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि यह व्यक्ति अपने पिता के स्टॉक को 35 सालों से कैसे संभाले हुए था। उस छोटे से व्यक्ति ने मुझे बताया कि किस तरह वह उसी तरह के एक और स्टॉक की सालों से खोज कर रहा था। अपने पिता की सफलता को देखते हुए उसको यकीन था कि उसकी खोज का उत्तर गोल्ड माइंस में ही है। उसने मुझे विश्वास दिला दिया कि आखिरकार उसे वह स्टॉक मिल ही गया था जिसे वह ढूंढ रहा था। वह ईस्टर्न मेलार्टिक नामक कंपनी थी। उत्पादन आंकड़ों, अनुमानों और वित्तीय सूचनाओं के आधार पर उसने हिसाब लगाया कि ये सोने की खदानें अपने वर्तमान से दोगुनी उत्पादन क्षमता रखती है। इसलिए अगर इनके स्टॉक में $5 लगाए जाए तो ये जल्द ही $10 के बराबर हो जाएंगे। इस बहुश्रुत सूचना के आधार पर मैंने ईस्टर्न मेलार्टिक के 1000 शेयर 290 सेंट में तुरंत ही खरीद लिया। मैं उत्सुकता से उस पर नजर रखे था और वह 270 फिर 260 सेंट पर आ गया। एक सप्ताह के अंदर वह 241 सेंट तक गिर गया और मैंने जल्दबाजी में वह स्टॉक बेच दिया। मुझे यह लगने लगा कि इस मेहनती सांख्यिकी दिमाग के ब्रोकर के पास भाग्य निर्माण का उत्तर नहीं है। तब भी सारी बातें मुझे आकर्षित करती रही। मैं जानकारियों का अनुसरण करता रहा, लेकिन इसमें कभी कभार ही धन कमा पाया। यदि कमाया भी तो वह दूसरे नुकसान से बराबर भी हो गया। मैं इतना नौसिखिया था कि ब्रोकर की कमीशन और टैक्स ट्रांसफर के बारे में भी कुछ नहीं समझता था। जैसे मैंने जनवरी 1953 में कैरेंड माइंस के 10 सेंट प्रति स्टॉक के हिसाब से 10,000 शेयर खरीदे। मैं बिल्ली की तरह मार्केट पर नजर रखे था और जब अगले दिन कैरेंड 11 सेंट प्रति शेयर हो गया, मैंने अपने ब्रोकर को फोन करके उसे बेचने के लिए कहा। मेरे अनुमान से मैंने 24 घंटे में $100 कमा लिए थे और मैं इतनी जल्दी
थोड़ा सा लाभ कमाकर अपने को बहुत होशियार समझ रहा था। जब मैंने अपने ब्रोकर से दोबारा बात की तो उसने मुझसे पूछा, तुमने नुकसान उठाने का फैसला क्यों किया? नुकसान? मैंने तो $100 कमाए थे। उसने मुझे आराम से समझाया कि 10,000 शेयर्स को खरीदने के लिए $50 और अगले दिन बेचने के लिए ब्रोकर का कमीशन $50 बनता है। इसके साथ ही बेचने पर ट्रांसफर टैक्स भी लगते हैं। उस समय जो अनजान से स्टॉक मेरे पास थे उनमें कैरेंट भी एक था। इसके अलावा मोगल माइंस, कंसोलिडेटेड सडबरी बेसिन माइंस, केबेक स्मेल्टिंग रेक्सिस पर जे एक्सप्लोरेशन भी मेरे पास थे। फिर भी इस कैनेडियन खरीद फरोख्त में मेरा साल अच्छा रहा। मुझे लगने लगा कि मैं एक सफल व्यापारी और स्टॉक मार्केट का बड़ा ऑपरेटर हूं। एक टिड्डे की तरह मैं मार्केट की कभी अंदर कभी बाहर आता जाता रहा। मैं 2 पॉइंट बनाकर भी खुश होता रहा। एक टाइम में मेरे पास थोड़ी थोड़ी संख्या में 25 से 30 स्टॉक ही होते थे। उनमें से कुछ के लिए मेरी विशेष रुचि बन गई। यह अलग अलग कारणों से हुआ। कभी इसलिए क्योंकि उसे मेरे किसी अच्छे दोस्त ने दिया था, तो कभी इसलिए क्योंकि मैंने उससे धन कमाया। इसी वजह से मेरे लिए कुछ स्टॉक्स दूसरों से ऊपर हो गए और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक तरह से स्टॉक पालने शुरू कर दिए। मैं उन्हें अपनी चल संपत्ति मानने लगा था, जैसे वे मेरे परिवार के सदस्य हो। मैं उनकी श्रेष्ठता की दिन रात तारीफ करता रहता था, जैसे कोई अपने बच्चों की बातें करता है। मैं अपने स्टॉक के बारे में वैसे ही बातें करता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अन्य लोगों को मेरे प्यारे स्टॉक्स में कोई विशेष बात नजर नहीं आती थी। मेरी ऐसी मानसिक स्थिति तब तक नहीं हटी जब तक कि मुझे पूरी तरह इस बात का एहसास नहीं हो गया कि मेरे प्यारे स्टॉक मेरा काफी नुकसान करा रहे हैं। कुछ ही महीनों में मेरे स्टॉक्स के लेने देने का रिकॉर्ड किसी लघु स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉर्ड की तरह लगने लगा। तब भी मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ता रहा। अगर मैंने ध्यान से अपनी स्टेटमेंट्स पढ़े होते तो मैं अपने को इतना सही नहीं समझता। मुझे एहसास हो जाता कि मैं एक हॉर्स प्लेयर की तरह छोटे छोटे मुनाफों से उत्साही और खुश हूं और अपनी क्षति को अनदेखा कर रहा हूं। मैंने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया कि मैंने ऐसे बहुत से स्टॉक रखे हुए हैं जो खरीद मूल्य से काफी नीचे आ चुके हैं और वहीं रुके हुए हैं। मेरा यह दौर पागलों की तरह मूर्खतापूर्ण सट्टेबाजी का समय रहा, जिसमें मैंने अपने लेन देन के लिए कारण जानने की कभी कोई कोशिश नहीं की। मैंने केवल चलन का अनुसरण किया। मैंने ईश्वर के भेजे नामों, यूरेनियम प्राप्ति की अफवाहों, तेल स्ट्राइक्स या जिसने भी जो बताया उसी को मान लिया। लगातार नुकसान में थोड़ा सा लाभ कुत्ते की रोटी सुंघाने जैसी उम्मीद जगा देता था। फिर एक दिन लगातार 7 महीने तक खरीदने बेचने में लगे रहने के बाद मैंने अपना हिसाब किताब देखने का फैसला किया। जब मैंने अपने बुरे स्टॉक्स की कीमत जोड़ी तो पाया कि मैं लगभग $3,000 गंवा चुका हूं। उस दिन से ही मुझे लगने लगा कि मेरी धन बनाने की योजना में कोई कमी है। मेरे दिमाग का भूत मुझे ठकठकाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर भी मैं आगे देख रहा था। मैंने अपने आप को सांत्वना दी कि मैंने अभी तक ब्राइलैंड के लिए मूलतः चुकाए गए $3,000 को नहीं छुआ है और उस ट्रांजैक्शन से मुझे लगभग $5,000 का लाभ हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि इस तरह से आखिर मैं कब तक चला पाऊंगा। यहां मैं अपने लाभ हानि के हिसाब का एक पेज दे रहा हूं। यह पेज मेरी करारी हार की पूरी दास्तां बयां करता है। ओल्ड स्मोकी गैस एंड ऑयल्स 19 सेंट में खरीदा, 10 सेंट में बेचा। कैरेंड माइंस 12 सेंट में खरीदा, 8 सेंट में बेचा।
रेक्सेस पर 130 सेंट में खरीदा, 110 सेंट में बेचा। क्वेबेक स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग 22 सेंट में खरीदा, 14 सेंट में बेचा। अपने थोड़े से लाभ से प्रभावित होकर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं हर सप्ताह लगभग $100 गंवा रहा था। यह स्टॉक मार्केट की मेरी पहली दुविधा थी। अगले 6 सालों में मार्केट ने मेरे लिए और भी गंभीर दुविधा बचाकर रखी थी, लेकिन कुछ मायनों में यह दुविधा सबसे ज्यादा बुरी थी। इस बिंदु पर मुझे निर्णय लेना था कि मैं मार्केट में आगे काम करूं या नहीं। मैंने टिके रहकर एक और कोशिश करने का निर्णय लिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या हुआ आगे? इस लड़के ने कितना पैसा कमाया होगा और कैसे कमाया होगा, क्या क्या किया उसने? तो अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें। जल्द ही आगे की स्टोरी मैं लेकर आऊंगा।